हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। अब देखिए लिस्ट वन में दे रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेम और इनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई थी वो आपको लिस्ट सेकंड में देखने को मिलेगी। अब अमीर खुसरो ने कौन सी बुक लिखी थी? अशिका। अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे दिल्ली सल्तनत के टाइम में, और दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज ने रूल किया: स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोदीस। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अमीर खुसरो ने कितने रूलर्स या फिर कितने राजाओं के कोर्ट में बेसिकली ये एज अ पोएट रहे? 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अमीर खुसरो ने एक बुक भी लिखी थी, उसमें एक राजा के जितनी भी अचीवमेंट्स थी उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी। और बुक का नाम याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है, खजाइनुल फतेह। और एक क्वेश्चन मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अमीर खुसरो को कौन सा टाइटल दिया गया था? वो बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, जायुद्दीन बारानी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? तारिक ए फिरोज शाही। इबन बतूता, देखिए इबन बतूता एक ट्रैवलर थे जो कि बेसिकली मोरक्को नेशन से आए थे। मोरक्को नेशन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ये आपको नॉर्थ अफ्रीका के नियर अबाउट मिलेगा ये नेशन। और जो इबन बतूता थे ये 1333 में भारत आए, और इस टाइम रूल कर रहे थे तुगलक डायनेस्टी के सेकंड रूलर जोना खान, जिनको आप मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो 1333 में आई इबन बतूता, और इनको जोना खान ने आकर यहाँ पर काजी अपॉइंट किया। अब ये जितना भी इनका एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में वो सारा इन्होंने एक्सप्लेन किया है रेहिला बुक में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। उसके बाद इसामी जो थे उनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? फतेह अस सलातिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी आपको मैं स्टैटिक इन्फो नोट डाउन करवा रहा हूँ वो आप प्लीज़ साथ साथ लिखते रहिएगा, और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अलाउद्दीन खिलजी स्टाइल्ड हिमसेल्फ एज अ सेकंड अलेक्जेंडर। बिल्कुल सही। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो चाहते थे कि अलेक्जेंडर की तरह वो पूरा का पूरा इंडिया जीत लें। मतलब ये तो खैर दुनिया जीतना चाहते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इंडिया को जीतना चाहते थे। और अलाउद्दीन खिलजी एक फर्स्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने डेक्कन या फिर आपको साउथ की ओर काफ़ी एरियाज देते। ठीक है जी। तो सिकंदर ए सानी इनको कहा जाता था। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, जलालुद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब कई स्टूडेंट्स यहाँ तक पढ़ते हैं और इसको इनकरेक्ट कर देते हैं, लेकिन हमें पूरा पढ़ना चाहिए। टू पुट फॉरवर्ड द व्यू डेट किंगशिप शुड बी बेस्ड ऑन द विलिंग स्पोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही। जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो फर्स्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के जो बेसिकली सपोर्ट लेते थे गवर्नमेंट की, और इन्होंने ही खिलजी डायनेस्टी की बेसिकली शुरुआत करी थी 1292 1296, और 96 से लेकर 1360 तक रहे थे अलाउद्दीन खिलजी। चलिए उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं, इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट सुल्तान वो रिक्वेस्टेड एंड ऑब्टेन लेटर ऑफ द इन्वेस्टियर फ्रॉम द खलीफ्स। अब देखिए जो इल्तुतमिश थे वो बेसिकली स्लेव डायनेस्टी के सेकंड रूलर थे। अब स्लेव डायनेस्टी जिसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करी उसके फर्स्ट रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनको बेसिकली स्लेव्स क्यों कहा जाता था? ये मोहम्मद गोरी के स्लेव्स थे, और इसलिए इन्होंने जब डायनेस्टी की शुरुआत करी तो स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है, फिर मामलुक डायनेस्टी आ जाती है। हिंदी मीडियम वाले इसको गुलाम वंश पढ़ते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनके सन इन लॉ थे इल्तुतमिश, जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं दिल्ली सल्तनत के। अब इनको कंसिडर करा जाता है स्लेव ऑफ स्लेव। ध्यान से समझना, क्वेश्चन भी आ जाता है समटाइम, स्लेव ऑफ स्लेव। अब इल्तुतमिश ने ये जो टाइटल है स्लेव ऑफ स्लेव, इसको हटाने के लिए जो टर्किश खलीफ के ये अंडर बेसिकली यहाँ पर रूल कर रहे थे उनको रिक्वेस्ट की एज अ लेटर, ये एक फरमान भेजा कि आप मुझे यहाँ का डायरेक्ट रूलर अपॉइंट कीजिए। तो उन्होंने वो लेटर को एक्सेप्ट किया और एक लेटर लिखकर भेजी कि इल्तुतमिश अब इंडिया का मतलब एक फाउंडर है या फिर एक डायरेक्ट रूलर है, वो किसी के अंडर नहीं है, वो किसी का स्लेव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली ये लेटर कहाँ से आया था? खलीफा से। अब फोर्थ पॉइंट जो है, द टोकन करेंसी टंका इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। ये बहुत ही बेसिक सा आंसर है कि दिल्ली सल्तनत काल में सबसे पहले टोकन करेंसी को किसने इंट्रोड्यूस करा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखो दिल्ली सल्तनत का मैं आपको बता देता हूँ,
आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे दिल्ली सल्तनत मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, और जितने भी फैक्ट्स मैंने वहाँ बताए हुए हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिए अगर आपको दिल्ली सल्तनत में डाउट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें चारों के चारों पॉइंट ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, बैटल ऑफ दरमट, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। ये बेसिकली वार ऑफ सक्सेशन था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। अब देखिए, ये एक ट्रिक है, इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, या औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता था। देखो, शाहजहां चाहता था कि उसका बेटा दारा शिकोह रूल करे, नेक्स्ट रूलर मतलब दारा शिकोह, लेकिन यहाँ पर औरंगजेब ये चाहता था कि मैं रूल करूं। तो दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हुई, वार ऑफ सक्सेशन हुआ। अब वार ऑफ सक्सेशन के बीच में बैटल्स तो बहुत हुई थी, लेकिन आपने दो याद रखनी है, एक समूरगढ़ की बैटल और एक बैटल ऑफ धर्मट। ये हुई थी 1658 में, और ये बैटल को जीतने के बाद औरंगजेब ने डिक्लेयर कर दिया था अपने आप को एज अ मुगल किंग। एंड यहाँ पर ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं एक बार। मोहम्मद गोरी वर्सेस जयचंद। अब ये बैटल कब हुई है? 1194 में। अब होता क्या है, मोहम्मद गोरी हमारे इंडिया पर अटैक करता है काफ़ी टाइम, लेकिन हार जाता है। अब इसकी सभी बैटल्स हमें नहीं पढ़नी। 1191 में बैटल ऑफ त्राहिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ त्राहिन ये हरियाणा में जगह है, करनाल के नियर अबाउट, त्रावड़ी वाला जो रीजन है वहाँ पर बैटल हुई थी। और 1191 में पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी, और ये बैटल जीत गए थे पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की हेल्प करी थी जयचंद ने। लेकिन 1192 में जब बैटल ऑफ त्राहिन होता है, सेकंड बैटल ऑफ त्राहिन होता है, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की हेल्प नहीं करते जयचंद। जयचंद हेल्प किसकी करते हैं? मोहम्मद, और मोहम्मद गोरी ये बैटल जीत जाता है। अब ये बैटल जीतने के बाद मोहम्मद गोरी अपनी जो बेसिकली एक्सपेंशन पॉलिसी के थ्रू जयचंद को भी हराता है बैटल ऑफ चंदावर में। 1194 में हुआ था ये बैटल ऑफ चंदावर। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जयचंद कहाँ का रूलर था, तो आपने पढ़ना है ये बेसिकली गढ़वाल का रूलर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये भी देख लेते हैं, बाबर वर्सेस अफगानी। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या आता है, आपसे क्वेश्चन आएगा बाबर वर्सेस अफगानी, ये कौन सा बैटल था? तो आप कंफ्यूज मत होना। 1526 में भी ये बैटल हुआ था, जिसको पानीपत का फर्स्ट बैटल कहा जाता है। एंड 1529 में ये भी बेसिकली अफगानिस के साथ हुआ था। जो लोदीज थे वो अफगानिस थे, ठीक है जी। फर्स्ट अफगान एम्पायर उन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शन में 1526 होगा, तो ये राइट आंसर होगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड बाबर वर्सेस अफगान्स। और अगर 1526 ऑप्शन में नहीं हुआ, तो आपका 1529 बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ये इब्राहिम लोदी का यंगर ब्रदर था, महमूद लोदी। और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा, ये तो बहुत ही फेमस बैटल है, 1761 में पानीपत का जो थर्ड बैटल हुआ था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकेंड। यहाँ पर कुछ फेमस टेम्पल्स हैं, और ये टेम्पल्स कौन से स्टेट में ये देखते हैं। विद्या शंकरा टेम्पल, जो विद्या शंकरा टेम्पल है वो आपको मिलेगा कर्नाटका में। कर्नाटका में कहाँ पर? चिकमंगलूर। अच्छा, ये मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इससे बहुत बार पूछा जाता है, इसको ना सिरिन गिरी टेम्पल भी कहा जाता है। अब ये टेम्पल को बेसिकली रिपेयर के लिए कौन से किंग ने फंड रिलीज किया था, आपको बस ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टेम्पल, राजा रानी टेम्पल। अब जो राजा रानी टेम्पल है ये उड़ीसा में है, और उड़ीसा में कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। और ये बेसिकली इसको इंद्रेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है, इंद्रेश्वरा टेम्पल। उसके बाद कंधारिया महादेव टेम्पल, ये आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। एंड भीमेश्वरा टेम्पल आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। तो ये चारों टेम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी। अब इबादत खाना फतेहपुर सीकरी ये बेसिकली अकबर के द्वारा एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया था, जिसमें सभी रिलीजन आकर अपने अपने धर्म के लिए प्रेयर कर सकते हैं। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो प्रेयर हाउस। ये अकबर का प्राइवेट प्रेयर हाउस नहीं था, सभी धर्म यहाँ आकर प्रेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्कस, ये दो बार हो गया डिस्कस, नहीं यहाँ पर प्रेयर लिख लेना आप। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन है आपका, वो अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर एस्टैब्लिश एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइंस। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री से, और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हैदर अली
हैदर अली बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था मैसूर का, ठीक है। अब यहाँ पर एंग्लो मैसूर वार चल रही थी, सेकेंड वॉर की ड्यूरेशन में हैदर अली की डेथ हो जाती है ड्यू टू कैंसर। अब इसके बाद रूल करते हैं यहाँ पर टिप्पू सुल्तान। जो टिप्पू सुल्तान है वो बेसिकली अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए साथ साथ फॉरेन में भी कुछ एम्बेसीज ओपन करते हैं। और वो एम्बेसीज कहाँ कहाँ थी आपको पता होना चाहिए, टर्की, फ्रांस, अरेबिया एंड लास्ट काबुल। ये 4 जगह बेसिकली एजेंसीज को एस्टेब्लिश किया गया था टिप्पू सुल्तान के द्वारा। अब टिप्पू सुल्तान एक स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था, लेकिन यहाँ पर जो एंग्लो मैसूर वार हुए थे 1799 में, जो फोर्थ वार चल रहा था, उस ड्यूरेशन में टिप्पू सुल्तान की डेथ हो जाती है। अंग्रेज टिप्पू सुल्तान को मार देते हैं और यहाँ पर फिर वुडियार डायनेस्टी आती है। ये आप मेरी एक ईपीएफओ में भी वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाइए। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो आप ईपीएफओ की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आपको बिल्कुल क्विक रिव्यू लेना है तो आप हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ सकते हैं, जहाँ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और उसमें सेकंड वीडियो होगी, वो आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी एंड बायकॉट वेयर अडॉप्टेड एज मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द। अब एगेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे गवर्नर जनरल। अब लॉर्ड कर्जन ने जब ये अनाउंस किया तो हमारे इंडिया इसकी जो ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है इसके एंगेज चला गया। और यहाँ पर कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, लाल, पाल एंड बाल, और एक थे अरविंदो घोष। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष, इन चारों ने मिलकर एक स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली लॉन्च किया जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और फाइनली जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो ब्रिटिशर्स को इसका जो डिसीजन है वो वापस लेना पड़ा। होम रूल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट और एक इंडियन बेसिकली थे जिन्होंने होम रूल मूवमेंट चलाया था, तो वो इंडियन का नाम बताना आज का मेरा सेकंड क्वेश्चन है ये। और जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि जो मंदिर का नाम था बेसिकली विद्या शंकरा मंदिर, सिरिनगिरी जो टेम्पल बेसिकली रेनोवेट करवाने के लिए कौन से राजा ने फंड रिलीज करे थे, वो इन्हीं चारों में से एक है। अब मैंने आपको यहाँ पर एक तरह से क्लू भी दे दिए, तो आपने कमेंट में बताना है कौन सा राइट है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसको लॉन्च किया था महात्मा गांधी जी ने। विजिट ऑफ साइमन कमीशन 1927 में, साइमन जब हमारे भारत में आए, 7 पर्सन की एक टीम थी जो बेसिकली एक जो जलियांवाला एक हुआ था कांड, उसको देखते हुए जो 1990 में बेसिकली एक एक्ट आया था, उसमें कुछ ऐसे कानून थे जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हिंसक माहौल हो गया था और फिर साइमन कमीशन को बैठाया गया था। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री में। साइमन कमीशन जब आया तो यहाँ पर हमने एक जो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थे उनको खो दिया था, लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे सब्सिडरी अलायंस? बिल्कुल भी नहीं। देखो सब्सिडरी अलायंस का जो वर्ड है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था फ्रेंच गवर्नर, इनका नाम है JF डुप्लेक्स। अब जे से तो जोसेफ है, एफ से एक बार गूगल कर लेना, वैसे JF डुप्लेक्स आपको याद रहे तो ठीक है। उसके बाद जो गवर्नर जो थे बेसिकली ब्रिटिशर्स की तरफ से जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, लॉर्ड वेलेस्ले। तो फर्स्ट तो आपका ऑप्शन सही नहीं है। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल नहीं, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल लेकर आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड डलहौजी जो थे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ। लॉर्ड लेटन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये भी गलत है। लॉर्ड कर्जन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये भी हमने डिस्कस करा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी ऑफ अलायंस। ये दोनों रीज़न भी थे जब ब्रिटिशर्स के एंगेस्ट या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एंगेस्ट रिवोल्ट हुआ था 1857 में।
सब्सिडरी अलायंस ये था कि कुछ शर्तें माननी होंगी, 8 शर्तें थी बेसिकली, मैं इसको अच्छे से आपको बताऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, अच्छा हिस्ट्री का जो सिलेबस होता है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अगर आपके एग्जाम में हिस्ट्री आनी है तो चाहे वो आप ईपीएफओ का पेपर दे रहे हो, चाहे आप फिर एसएससी का दे रहे हो, चाहे आप किसी स्टेट के एग्जाम्स दे रहे हो लाइक जैसे ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्जाम होते हैं, तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अब मैं आपको बता रहा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, विल्ले की नीति, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी, लिखा हुआ लॉर्ड डलहौजी, और ये गवर्नर थे 1848 टू 1856। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 एक्ट्स ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद लिस्ट सेकंड प्रोविजंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो देखिए ये कुछ एक्ट्स थे। अब देखो हम देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारे पे रूल किया, बहुत ही सिस्टमेटिकली मैनर में रूल किया। जैसे आज की डेट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें कुछ भी बिल पास करना होता है तो संसद से पास हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा से, फिर उसको साइन करते हैं प्रेसिडेंट। तो बेसिकली पार्लियामेंट तीन यहाँ पर वर्ड से मिलकर बने, एक लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, मतलब तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है एज ए पार्लियामेंट में। अब जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे 1773 टू 1857, तो यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया, लेकिन जो बिल पास हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं? इंग्लैंड में, लंदन में। और 1857 से लेकर 1947 में ये रूल चला जाता है ब्रिटिश क्राउन के पास डायरेक्टली, और बिल कहाँ पास हो रहे हैं? वहीं पर। तो बिल्कुल एग्जैक्टली बिल पास होता था और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रूल किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब जो चार्टर एक्ट 1833 है, ये बेसिकली इसमें क्या हुआ था? तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने, मतलब जो ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन लिख लेना। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में आया था। ड्यूल गवर्नमेंट, जो आज की डेट में हम लोकसभा और राज्यसभा देखते हैं और दोनों हाउसेस की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, वो कहाँ पर आया, मतलब कौन से एक्ट में उसका कंसेप्ट आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और इसके बाद एक ही एक्ट आता है 1935, और उससे हमने बहुत कुछ लिया हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। एक्ट ऑफ 1858 जो था, ये बेसिकली द पावर ऑफ गवर्नेंस वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडियन कंपनी। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रिवोल्ट हुआ तो ये पावर शिफ्ट हो जाती है क्राउन डायरेक्टली क्राउन के पास चली जाती है, ब्रिटिश क्राउन के पास, ठीक है। और नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, और ये जो एक्ट था, इस एक्ट में बेसिकली बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्टैब्लिश करा गया था। मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स ने अपने आप को यहाँ पर एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। ट्रेड के साथ साथ इनको परमिशन मिली क्राउन से, मतलब या ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि आप यहाँ पर रूल भी कर सकते हो। तो इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कब सेटअप किया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1984, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये आप प्लीज़ कोड के साथ मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा रिफॉर्म मूवमेंट किसके द्वारा बेसिकली लॉन्च किया गया था, या फाउंडर कौन थे इन मूवमेंट्स के। तो जो अहमदिया मूवमेंट था वो बेसिकली उसके फाउंडर थे मिर्जा गुलाम अहमद, और जो देवबंद मूवमेंट था इसके फाउंडर थे मोहम्मद कासिम नानोतवी, और जो थर्ड मूवमेंट था नदवत अल उलेमा, इसके फाउंडर थे सैयद मोहम्मद अल मोंगरी, और जो लास्ट मूवमेंट है अहले हदीथ मूवमेंट, अहमद इबन हनबल। अब ये मैं आपको एक हिस्ट्री की स्पेशल वीडियो में सभी के सभी मूवमेंट्स बताऊंगा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जैसे पंजाब में भी कुछ मूवमेंट हुए थे, कुका मूवमेंट हुआ था, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे, तो वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं, और हमें एटलीस्ट फाउंडर तो पता ही होने चाहिए। ये तो बहुत ही बेसिक सा आंसर होता है। तो चलिए गाइस, आज का सेशन यहीं तक था, और होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और जितनी भी मैंने स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको नोट डाउन करवाई है, आपने वैसे ही उसको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में, या फिर इसके प्रिंट आउट निकालिए और वहाँ पे नोट डाउन कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।